प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण उप विषय पाठ 2 और 3। पाठ 2 हमने पढ़ा था ध्वनि, वर्ण और लेखन व्यवस्था, और पाठ 3 हमने पढ़ा वर्ण विच्छेद। इन दोनों पाठों का, जो कि हमारी नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पुस्तक के पाठ हैं, व्याख्यान 1 यानी कि दोहराई कार्य करेंगे। आज हम इस व्याख्यान में इन दोनों पाठों की दोहराई करेंगे। तो चलते हैं अपने दोहराई कार्य की ओर। पाठ 2 में हमने पढ़ा था सबसे पहले वर्ण। वर्ण कैसे कहते हैं? वर्ण उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? वे वर्ण कहलाते हैं। फिर से पढ़ते हैं इसकी परिभाषा को। उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे वर्ण कहलाते हैं। पाठ 2 हमने शुरू किया जिसमें हमने ध्वनि पढ़ी कि हमारे मुख से उच्चारित यानी निकली कुछ आवाजें हैं, और वो आवाजें जो हैं जब लिखित रूप में जाती हैं तो वो क्या बन जाती हैं? वर्ण। तो यहाँ पर हमने उच्चारित यानी हम जो उच्चारण करते हैं, जिन आवाजों का हम उच्चारण करते हैं उनका लिखित रूप, और वो किसके साथ? लिपि चिन्हों के साथ जब प्रयोग में लाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो वर्ण कहलाता है। अब है वर्णमाला। सभी स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के वर्णों को सभी स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के वर्णों को जब क्रमबद्ध मतलब क्रम में बांधकर क्रमबद्ध तरीके से एक स्थान पर रखकर दिखाया जाता है तो समस्त वर्णों का वह समूह क्या कहलाता है? वह समूह वर्णमाला कहलाता है। तो बेटा, हमने पाठ 2 जब पढ़ा था तो उसके 3 व्याख्यान पढ़े थे, जिनमें हमने वर्णमाला भी पढ़ी। वर्णमाला में हमने स्वरों के बारे में जाना, व्यंजनों के बारे में जाना। व्यंजन के अलावा हमने अयोगवाह पढ़े, हमने अगर ध्वनियों को पढ़ा। तो ये जो क्रमबद्ध तरीके से पूरी वर्णमाला हमने पढ़ी थी वो आज हम फिर से दोहरा रहे हैं। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा ले लेते हैं। सभी स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के वर्णों को जब क्रमबद्ध तरीके से एक स्थान पर रखकर दिखाया जाता है तो समस्त वर्णों का वह समूह क्या कहलाता है? वह वर्णमाला कहलाता है। फिर हमने पढ़े थे वर्ण के भेद। वर्ण के भेदों में मुख्यतः 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। इसके अलावा अयोगवाह भी है। अयोगवाह जो है उसमें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आते हैं। हम मुख्य रूप से जिन स्वरों के भेदों को हमने पढ़ा था वे थे स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर। स्वर मुख से उच्चारित वे ध्वनियां हैं। जब इनका उच्चारण किया जाता है तो मुख से निकलने वाली वायु बाहर निकलते समय किसी भी रुकावट में नहीं पड़ती, अर्थात उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ये संख्या में 4 हैं, अ, इ, उ और री। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपको याद आ गया होगा, दीर्घ स्वर यानी जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, ट्वाइस। 2 गुना समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में कितने हैं? 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ,
स्वर हो गए, 4 ह्रस्व स्वर हो गए, तो स्वरों की कुल संख्या 11। अब 11 तो ये यहाँ ही हो गए। तो प्लुत स्वर में बेटा हिंदी भाषा का संख्यावाची शब्द 3 लगता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, और तिगुना समय लगता है तो संख्यावाची 3 का प्रयोग करते हैं हम जिस भी वर्ण का। जैसे ओम, ओम में ओ का उच्चारण ह्रस्व से तिगुना हुआ है, तो ओ के पीछे ही क्या लग जाएगी, संख्यावाची शब्द 3 लग जाएगा हिंदी भाषा का। और जैसे राधे, धे, ध ए, धे का उच्चारण कितना है, ह्रस्व से तिगुना, तो इसमें धे के पीछे हम हिंदी भाषा का संख्यावाची शब्द 3 लगा देंगे, जो कि हमें तिगुना बताएगा कि ह्रस्व स्वर से इसे बोलने में कितना समय लग रहा है, तिगुना समय। अब स्वर की तरह ही व्यंजन, व्यंजन क्या है, व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। तो व्यंजन 3 प्रकार के, ह्रस्व जैसे स्वर हैं 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उसी तरह व्यंजन हैं 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ या ऊष्म और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, अर्थात छूती है। कभी मूर्धा को, कभी तालु को, कभी दंत, कभी ओष्ठ, ठीक है। तो इस तरह से वो स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन संख्या में कितने हैं, 25, जो कि कहाँ कितने वर्गों में बटे हैं, 5। कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ मायने बीच में इनके जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4। कौन कौन से, य, र, ल, व। और तीसरा है हमारे पास ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जिनके उच्चारण में ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है। ये भी संख्या में कितने हैं, अंतस्थ की तरह ही 4। कौन कौन से, श, श, स, ह। इसके बाद बेटा संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में भी आपने पढ़े थे। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4, क्ष, त्र, क्य और श्र, ठीक है। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो एक स्वर रहित व्यंजन है और एक स्वर सहित व्यंजन है, मिलकर एक व्यंजन बनाता है। अगला है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन एक ही व्यंजन एक स्वर रहित रूप और एक स्वर सहित रूप, जैसे कच्चा, पक्का, ठीक है। तो कच्चा, च और च, च और च दोनों क्या हैं, एक स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है, लेकिन व्यंजन तो एक ही है। इसके बाद है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर संयुक्त मायने मिलते हैं। अब संयुक्ताक्षर शब्द खुद ही बता रहा है, जैसे कत, यहाँ पर संयुक्त, युक्त, अगर आप युक्त लो तो क व्यंजन जो है वो स्वर रहित है और त व्यंजन जो है वो स्वर सहित है। तो दो विभिन्न व्यंजन, एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित, तो वो इस तरह से संयुक्ताक्षर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद हमने अनुस्वार, अनुनासिक पढ़ा। अनुस्वार जिसका उच्चारण, जिसका चिन्ह तो क्या है, बिंदु, जैसे ये संयुक्त पे लगा है, संयुक्ताक्षर पे लगा है, ठीक है, व्यंजन पर लगा है। तो अनुस्वार, अनुस्वार जिसका उच्चारण जो है केवल नाक से होता है। और अनुनासिक चंद्र बिंदु जिसका चिन्ह होता है और इसका उच्चारण किससे होता है, नाक व मुंह दोनों से। कैसे, आंख, चांद, ये कैसे शब्द हैं, अनुनासिक शब्द। इसके बाद हमने पाठ में पढ़ा था र की विभिन्न मात्राएं, र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूपों में, र के विशेष तौर पर हमने 3 रूप पढ़े थे। र रेफ के रूप में,
यानी जब शीर्ष पर लगती है, और र पदेन के रूप में, और जब गोलाकार व्यंजन होता है तो भी र का एक और पदेन का रूप होता है, जहां हल चिन्ह और पदेन का चिन्ह आपस में मिल जाते हैं। जैसे र रेफ में हमने कर्म, धर्म, और र पदेन में जाए तो क्रम, भ्रम, और र पदेन का दूसरा रूप लें तो ट्रक, ड्रम, जिसमें गोलाकार व्यंजन है। तो ये रूप पढ़े थे हमने। फिर हमने पार्ट 3 में बेटा हमने क्या पढ़ा? पार्ट 3 में हमने पढ़ा वर्ण विच्छेद। शब्द में आए जितने भी वर्ण हैं उनको अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का अर्थ क्या है? विच्छेद का अर्थ है अलग करना, वर्णों को अलग करना। एक शब्द के जो भी वर्ण हैं उन सबको अलग अलग करना, चाहे उसमें कोई स्वर है, व्यंजन है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, संयुक्ताक्षर है, जो भी कुछ है इसमें सबको अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। फिर से इसकी परिभाषा को करते हैं। शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद के हमने कुछ नियम पढ़े थे कि जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो उन सारे नियमों के बारे में अभी हम उदाहरण लेते हैं और उनसे जानते हैं। तो बेटा ये हैं कुछ उदाहरण जिनके द्वारा हम वर्ण विच्छेद को समझेंगे। वर्ण विच्छेद में हमने जो नियम किए हम उन नियमों को समझेंगे। तो पहला उदाहरण मैंने लिया है करेला। क्या है शब्द हमारे पास? करेला। करेला में क के साथ क्या जुड़ा है? स्वर अ जो स्वर है वो हर व्यंजन के साथ जुड़ता है और बाकी स्वरों की व्यंजन के साथ लगती हैं मात्राएं। तो जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तब हम अस्वर को भी व्यंजन से अलग कर देते हैं। तो यहाँ भी ये व्यंजन जो है अलग हो रहा है। क फिर र के साथ ए है, रे। र के साथ जो ए व्यंजन है उसके ऊपर मात्रा लगी है तो हम उस मात्रा को नहीं लिखेंगे, हम किसे लिखेंगे? उस स्वर के स्वतंत्र रूप को। तो क र ए, फिर ल है और ल के साथ आ की मात्रा लगी है तो फिर आ की मात्रा नहीं, आ का स्वतंत्र रूप लगेगा। तो कैसे होगा? क र ए ल आ, करेला। ठीक है। तो दूसरा हमारे पास जो शब्द है वो है कंटक। देखो बेटा नियम बताया था मैंने आपको। कंटक में हम देख रहे हैं अनुस्वार। कंटक में हमने अनुस्वार को देखा। अब अनुस्वार लगाना चाहें तो हम कहाँ लगा सकते हैं? अ के ऊपर। लेकिन नहीं, ये नियम के अनुसार चलेंगे हम। और नियम के अनुसार अनुस्वार कहाँ पर आएगा? पहले हम क लेंगे, क में से अ स्वर को अलग करेंगे। जब हमने क में से अ स्वर को अलग किया तो क व्यंजन स्वर रहित हो गया। और जब वो स्वर रहित हुआ तो उसके नीचे हमने क्या लगाया? नियम पढ़ा था हलंत, कि कोई भी व्यंजन जिसमें जब कोई भी स्वर नहीं मिला होता तो वो कैसा होता है? हलंत के साथ, हल चिन्ह के साथ। तो यहाँ पर भी अब हम क्या कर रहे हैं? हलंत लगा रहे हैं। तो कंटक में पहले हमने क में से अ स्वर निकाला तो क जमा अ। अब ऊपर अनुस्वार लगा है तो हम अ के ऊपर उस अनुस्वार की बिंदी को नहीं लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे? अ के साथ ही लिखेंगे अनुस्वार। फिर जमा ट। अब ट में भी अ है तो ट अ, फिर क में भी अ है तो क अ। कंटक का वर्ण विच्छेद क्या होगा? क जमा में अ, अनुस्वार, ट जमा में अ, क जमा में अ। तो बेटा अब हमने ये जो दो उदाहरण किए वर्ण विच्छेद के, इन दो उदाहरणों से हमने जो है वर्ण विच्छेद के नियमों को भी जाना कि कहाँ कैसे नियम लगाए जाते हैं।
तो वर्ण विच्छेद के जो 7 नियम आपको बताए गए हैं बेटा, एक बार ध्यान से उन्हें फिर से सुनना और वर्ण विच्छेद करते समय हमेशा ये ध्यान में रखना कि नियम के अनुसार ही किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करना। तो बेटा अब है आपका गृह कार्य। ये पाठ 2 और 3 से संबंधित आपकी जो है रिवीजन हुई, दोहराई कार्य हुआ। आपको एक कार्य पत्रिका दी जाएगी। उस कार्य पत्रिका के उत्तर जो हैं आपको कहाँ लिखने हैं? रफ नोटबुक में। तो पाठ 2 और 3 से संबंधित दी गई कार्य पत्रिका के उत्तर रफ नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।